चलिए तो देखते हैं 1857 ईस्वी की महान क्रांति। ये लुसेंट में है 1857 की महान क्रांति। अक्सर बीपीएससी में इस क्रांति के कारण और परिणाम और प्रकृति, इससे सवाल पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में कि 1857 ईस्वी के क्रांति का कारण क्या था, इसका परिणाम क्या हुआ और विद्रोह की प्रकृति कैसी थी। तो ये जब जीएस मेंस के लिए पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे कारण, परिणाम और प्रकृति, लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा यहां भी बनता है। देखिए 1857 की जो क्रांति है, जिसको कि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से संबोधित किया है। कोई इसको सिपाही विद्रोह कहा है, कोई हिंदू मुस्लिम के द्वारा किया गया षड्यंत्र माना है, कोई इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देता है। ठीक है, 1857 की क्रांति की प्रकृति कैसी है? क्या ये एक सिपाही विद्रोह था केवल मात्र, या हिंदू मुस्लिम एक होकर के अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र किए, या फिर ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? क्या था? सब पर बाद में चर्चा करेंगे, चूंकि यहाँ तथ्यात्मक चीज है। पहले इसके कारण को जान लेते हैं। यदि हम इस क्रांति के कारण को समझना हो तो इसके कारण को अलग अलग भागों में आप देख सकते हैं। राजनैतिक कारण था, ठीक है, राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और तात्कालिक। तात्कालिक राजनैतिक कारण के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और ब्रिटिश शासन की विदेशी प्रकृति। देखिए, ब्रिटिश 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 शासन की विदेशी प्रकृति, और दूसरा अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। ठीक है, तो एक एक कर थोड़ा थोड़ा करके हर एक पे थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर आपको 1857 की क्रांति के तथ्य को याद करने में सहूलियत होगा। देखिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सिपाही विद्रोह के रूप में ही हुआ, और यह विद्रोह सिपाही विद्रोह से जन आंदोलन में
परिवर्तित हो गया। ठीक है। और 1857 की क्रांति ये पहली क्रांति थी जिसने अंग्रेजों के समक्ष सख्त राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौती पेश किया। पहला ऐसा क्रांति था जो अंग्रेजी शासन के आधार को, नींव को हिला दिया। और इस आंदोलन का कारण केवल और केवल सिपाहियों में या सेना में व्याप्त असंतोष नहीं था, बल्कि इस आंदोलन को आम जन का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। आम जनता भी इस संघर्ष में शिरकत किया, भाग लिया। तो इसका मतलब है कि ब्रिटिश शासन की जो नीतियां रही वो इसके लिए जिम्मेदार रही, और उन नीतियों का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर पड़ा। और जब सेना तात्कालिक कारण से, जब सेना ने विद्रोह किया, तात्कालिक कारण वही चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है। तो जब जो लुसेंट में है, जब सेना ने विद्रोह किया तो आम लोगों में भी विश्वास उत्पन्न हुआ और वो संघर्ष में शामिल हो गए। कई कारण थे इसके। सबसे पहले देखिए ब्रिटिश शासन की विदेशी प्रकृति। जो अंग्रेजों का शासन करने का तरीका था, जो उनकी नीति थी, वो भारतीय लोगों के लिए बिल्कुल नया था। और भारतीय लोग इस तरह के शासन के अधीन शासित होने के आदी नहीं थे। इस तरह के शासन के अधीन वो शासित होने के आदी नहीं थे। और भारत में भिन्न प्रकार की प्रशासनिक पद्धति थी, अलग प्रकार की प्रशासनिक पद्धति थी। सल्तनत काल हो, मुगल काल हो, या इससे जो प्राचीन काल रहा, उसमें भी जो हमारी प्रशासनिक नीति थी वो इनसे भिन्न थी, अंग्रेजों से भिन्न थी। और अंग्रेजी प्रशासनिक नीति में, ब्रिटिश प्रशासन में, उनकी नीति में एक अहंकार का भाव था। अंग्रेज ब्रिटिश दंभ से प्रेरित होकर के, ब्रिटिश दंभ से प्रेरित होने से अभिप्राय है कि वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। ब्रिटिश दंभ से प्रेरित होने का मतलब क्या हुआ? वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, सर्वश्रेष्ठ मानते थे। ठीक है। और उनका मानना था कि अभी तक जो भारत में, जो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, वो पिछड़ा हुआ है। क्या है? पिछड़ा हुआ है। तो जब ब्रिटिश उपनिवेश का भारत में, जब ब्रिटिश उपनिवेश स्थापित हुआ तो उन्होंने एक नई प्रकार की भू राजस्व नीति को लागू किया, एक नई प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को अस्तित्व में लाया, और भारतीय लोग इस व्यवस्था से जुड़ नहीं पाए। जैसे आप देखेंगे भू राजस्व व्यवस्था में जमींदारी, रैयतवारी और महालवारी जैसी व्यवस्थाएं थी। प्रशासनिक क्षेत्र में आप देखेंगे कि
एक अलग प्रकार की न्यायिक व्यवस्था को स्थापित किया गया, एक पुलिस व्यवस्था को स्थापित किया गया, कलेक्टर के पद का सृजन किया गया। तो जो हम भारतीय थे वो इस तरह के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कभी शासित होने के आदी नहीं रहे, और इसलिए हम इस पद्धति के साथ समझौता नहीं कर पाए, और हमारे मन में धीरे धीरे इस शासन के विरुद्ध, किस शासन के विरुद्ध, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष का भाव बढ़ता चला गया। दूसरा है कि अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। अब देख लीजिए, शुरू से ही भारत में अंग्रेजों की नीति कंपनी के शासन का विस्तार करना रहा। इनके लिए तकिया मंगवा दीजिए। ठीक है, पानी वानी पीजिए, ये सब उम्र है। बताइए, आप क्लास में सो रहे हैं? हाँ, तो नहीं पढ़िए ना, जाके सो जाइए, घर घर जाके सो जाइए। फिर ये क्या मतलब, बोलते हैं हम गाना गा रहे हैं, आपका मनोरंजन कर रहे हैं हम यहाँ। तो बोलते हैं नींद आ जाता है, आगे में बैठ करके बोलते हैं तो नींद आ जाएगा, ये क्या मतलब है क्लास में बोलने का? दूसरा है अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। देखिए, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, तो अंग्रेज जो थे वो शुरू से ही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के थे। अंग्रेज शुरू से ही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के थे। कंपनी जहां कहीं भी गई, व्यापार करने के साथ साथ कंपनी उन क्षेत्रों पर एक एक कर अपना नियंत्रण भी स्थापित करने का प्रयास करती थी। और भारत में जब अंग्रेजों की स्थिति सुदृढ़ हुई तो उनका उद्देश्य केवल व्यापार करना नहीं रह गया, बल्कि उनका उद्देश्य भारत में कंपनी के शासन का विस्तार करना था। कंपनी के शासन का विस्तार करना। और यदि भारतीय प्रांतों और भारतीय भूभाग पर उनका आधिपत्य स्थापित होता और उसका जितना विस्तार होता, तो इससे उनकी आर्थिक हितों की पूर्ति होती, क्योंकि जब शासन में वो स्वयं ही रहेंगे तो अपने हितों के अनुकूल वो राजनैतिक और आर्थिक और प्रशासनिक नीति बनाने में सक्षम होंगे। और कंपनी के शासन के विस्तार, कंपनी के शासन का विस्तार करने के लिए समय समय पर गवर्नर के द्वारा अलग अलग प्रकार की नीति का अनुकरण किया गया। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को देख सकते हैं, और उस संधि के तहत कई भारतीय राज्यों की उसके प्रभुत्व को समाप्त कर दिया गया, उसको कंपनी के शासन पर आश्रित कर दिया गया। इसी तरह से डलहौजी के व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत भी आप देख सकते हैं कि भारत के कई प्रांतों का विलय कंपनी के शासन के अधीन कर लिया गया। और
कंपनी की इस विस्तारवादी नीति के कारण जो कृषक थे, जो किसान और मजदूर थे, वो बेरोजगार होते जा रहे थे। जो चाहे व्यापारी हो, शिल्पकार हो, दस्तकार हो, कृषक हो, मजदूर हो, वो सब क्या हो, बेरोजगार होते जा रहे थे। और इससे के कारण उनके मन का असंतोष और तीव्र हो रहा था। और जब भारत की सेना मतलब ब्रिटिश सेना ही, जो भारतीय ब्रिटिश सेना में जो भारतीय लोग थे, उन्होंने जब तात्कालिक कारण के कारण, ये चर्बी वाले कारतूस के कारण जब विद्रोह किया, तो उस विद्रोह को आम जन का भी समर्थन मिला, क्योंकि वो सभी, चाहे वो शिल्पकार हो, दस्तकार हो, कृषक हो, मजदूर हो, ये सभी ब्रिटिश शोषणकारी आर्थिक नीति से समान रूप से प्रभावित थे। तो ये दो कारण आप देख लिए। राजनीतिक कारण के अंतर्गत ब्रिटिश शासन की विदेशी प्रकृति, यानी उनकी जैसी पॉलिसी थी, जिस नीति के अंतर्गत वो शासन करते थे, वो नीति से हम संबद्ध ही नहीं हो पाए, जुड़ ही नहीं पाए। और उस नीति और उस शासन के प्रति असंतोष का भाव बढ़ता चला, असंतोष का भाव उत्पन्न होता चला गया। शासन की विस्तारवादी नीति के कारण लोग बेरोजगार होते चले गए और उनके मन में असंतोष का भाव जागृत होता चला गया, उसका विस्तार होता चला गया। तो विद्रोह का ये एक राजनीतिक कारण था। आया समझ में? विद्रोह का ये एक राजनीतिक कारण। ये प्रशासनिक कारण के अंतर्गत ये जो प्रशासनिक कारण है, तो प्रशासनिक कारण के अंतर्गत क्या है सो देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में जिस नीति को स्थापित किया गया, चाहे पुलिस हो, सेना हो, न्यायालय हो, यही है ना। इन क्षेत्रों में जो नीतियां बनाई गई, वह नीति नस्लवाद से प्रभावित था। नस्लवाद मतलब अंग्रेज खुद को सुपेरियर मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे, और हम भारतीयों को वो अयोग्य मानते थे। इसलिए तमाम उच्च प्रशासनिक पदों पर कॉर्नवालिस ने भारतीय लोगों के नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि भारतीय लोग इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो इस पद पे विराजमान हो सके, चाहे वो कलेक्टर का पद हो, चाहे वो जज का हो, चाहे पुलिस अधिकारी का हो। इन तमाम पदों पर भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है, और इस संदर्भ में कॉर्नवालिस ने प्रतिबंध लगा दिए। इससे पहले जब मुगल काल था, सल्तनत काल था, या जो प्राचीन काल था, तो प्राचीन काल में भी राजा होता था। मौर्य काल उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि राजा और उसका एक मंत्रिमंडल होता था, अलग अलग अधिकारी होते थे जो अपने अपने विभाग के विभागाध्यक्ष होते थे। नहीं, 27 महामात्रों की चर्चा भी की गई है।
लेकिन बावजूद इसके प्रशासन का पुराना अनुभव होने के बाद भी कॉर्नवालिस हमको अयोग्य मानता है, भ्रष्ट मानता था। वो मानता था कि यदि भारतीय लोग, एक तो वो अयोग्य हैं, और यदि इन पदों पर उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर कर दी भी गई तो वो भ्रष्ट होंगे। ठीक है, भ्रष्ट होंगे। साथ ही साथ जिस तरह की न्यायिक और पुलिस व्यवस्था को स्थापित किया गया वो बहुत खर्चीले और समय लेने वाले थे। अदालत में चल रहा है, बहस हो रहा है, आदमी वकील को बहस करने का जो खर्च होता है वो देते 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 एक लंबी प्रक्रिया होती थी। तो जो न्यायिक व्यवस्था था उसमें न्याय आम लोगों से इतना खर्चीला होता था कि आम लोग न्याय की आशा ही नहीं कर सकते थे। पुलिस व्यवस्था भी दोषपूर्ण था, और जो इससे पहले जो पुलिस का कार्य जो करते थे वो जमींदार होते थे। तो जब पुलिस व्यवस्था आ गया तो जमींदार भी बेरोजगार हो गए। रुक जाओ, तब रिकॉर्डिंग। तो देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद थे उन पर अंग्रेज विराजमान थे, और इसका परिणाम ये हुआ कि आम जन और शासन के मध्य एक प्रकार का गहरा खाई बन गया, क्योंकि उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन लोग अंग्रेज थे और जो शासित जनता थी वो भारतीय, और दोनों के बीच भाषाई समस्या थी। अंग्रेज आम जन की समस्या को यदि सुन भी लेते तो समझ नहीं पाते, और यदि समझते भी तो उनका कोई उद्देश्य नहीं था आम लोगों की भलाई करना। लेकिन नागरिक और प्रशासक के बीच इस भाषाई समस्या के कारण अपरिचय की स्थिति उत्पन्न हो गई। पहले जमींदार और तालुकदार के द्वारा ये शासन का कार्य चलता था, और जो जमींदार और तालुकदार थे वो भारतीय थे। वो नागरिकों की समस्या को सुनते भी थे, समझते भी थे, और शासन के ऊपर के स्तर तक पहुंचाते भी थे और उसका समाधान भी बताते थे। लेकिन अब वो मध्यस्थ के रूप में रह नहीं गए थे, सीधा और सीधा प्रशासनिक अधिकारी और नागरिक, और उनके बीच भाषाई समस्या के कारण अपरिचय की स्थिति उत्पन्न हो गई, और शासन की नीति से लोग क्षुब्ध हो रहे थे। उनके मन में आक्रोश का भाव उत्पन्न हो रहा था, बढ़ रहा था, तीव्र हो रहा था। तो 1857 की क्रांति का ये प्रशासनिक कारण था। अब जरा हम लोग आर्थिक कारण को देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण था। कौन? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत अंग्रेजों ने जिस प्रकार की नीति को लागू किया, उस नीति का एकमात्र उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों की पूर्ति, अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। एकमात्र उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना।
और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके अंग्रेजों ने भू राजस्व नीति का जो पहले से व्याप्त भू राजस्व नीति थी उसको परिवर्तित कर दिया और नई भू राजस्व व्यवस्था को स्थापित किया, जिसके अंतर्गत जमींदारी, रैयतवारी और महालवारी जैसी व्यवस्थाओं को लागू किया गया। और इस व्यवस्था के अंतर्गत देश का भरपूर आर्थिक दोहन और शोषण हुआ। ठीक है, देश का भरपूर आर्थिक दोहन और शोषण हुआ। तो देखिए, आर्थिक नीति के अंतर्गत दो बात आप याद रख लीजिएगा, उसी से आपको पूरा इकोनॉमिक पॉलिसी समझ में आ जाए। जब अंग्रेज भारत में अपने शासन को स्थापित किया तो उसका इस एकमात्र उद्देश्य के साथ ही शासन को स्थापित किया था कि अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमाना है। और अपने हित को पूरा करने के लिए उसने जो भू राजस्व नीति और मुक्त व्यापार की नीति को लागू किया। ठीक है, भू राजस्व नीति और मुक्त व्यापार की नीति को लागू किया। मुक्त व्यापार की नीति, और इस दोनों ही नीति का परिणाम क्या हुआ? तो इस दोनों नीति का परिणाम ये हुआ कि जो भारत के रैयत थे, रैयत मतलब जो किसान थे, उनका अधिक से अधिक दोहन और शोषण हुआ। ठीक है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में तो इन सब कारण से जो रैयत थे वो रैयत मजबूर थे। ठीक है, और उनके मन में भी ब्रिटिश आर्थिक नीति, ब्रिटिश शोषणकारी आर्थिक नीति के विरुद्ध जो है आक्रोश का भाव उत्पन्न, और वो और ज्यादा प्रगाढ़ भी होता जा रहा था, असंतोष का भाव। दूसरी ओर जरा सा दृष्टिपात कर लेते हैं सामाजिक कारण पर। सामाजिक कारण और धार्मिक कारण, ठीक है, ये दोनों एक साथ समझना होगा। अंग्रेज अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए और साथ ही साथ केवल आर्थिक लाभ ही उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि धर्मांतरण भी उनकी नीति का हिस्सा थी। तो आर्थिक लाभ और धर्मांतरण यानी अधिक से अधिक जो हिंदू और मुसलमान हैं वो ईसाई में कन्वर्ट हो। तो आप देखें कि 1813 के एक्ट के तहत ईसाई धर्म प्रचारकों के लिए भारत के द्वार खोल दिए गए, और उनका उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक भारतीय लोगों का धर्मांतरण करवाना। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जैसे सती प्रथा को प्रतिबंधित करना, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देना, और ये सभी कारण अठारह की क्रांति के लिए जिम्मेदार है। देखिए, सती प्रथा भारतीय हिंदू समाज में व्याप्त एक कुप्रथा थी
जो राजा राम मोहन राय के प्रयास से विलियम बेंटिक के द्वारा प्रतिबंधित किया गया। लेकिन सती प्रथा का अंत किया जाना और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देना, विधवा पुनर्विवाह को लागू किया था कैनिंग ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ये लागू हुआ था। और दूसरी ओर ट्रेन का विकास, जिसमें जो तात्कालिक भारतीय समाज था, जो एक कई वर्गों में विभाजित था और जिसमें छुआछूत की भावना थी, अब वो एक ट्रेन में बैठ के जाएंगे, अलग अलग जाति और संप्रदाय के लोग भारत में, तब तो छोड़िए, आज भी अनटचबिलिटी दबे रूप में ही सही, लेकिन कुछ लोगों की मनोवृत्ति में आज भी व्याप्त है, और तब तो बहुत ज्यादा था। तो ये तमाम कार्यों से जो भारतीय समाज था वो सशंकित था कि कहीं उसका धर्म भ्रष्ट न हो जाए, कहीं उसका धर्मांतरण करवाने का ये एक साजिश तो नहीं है। इससे भी भारतीय समाज में आक्रोश उत्पन्न हुआ। वहीं तात्कालिक कारण, और तात्कालिक कारण के अंतर्गत आता है चर्बी वाला कारतूस। माना जाता है कि उस समय सेना में एक नई राइफल सेना को दिया गया, और उसका जो कारतूस होता था, जिसको कि मुंह से खोलना होता था, तो वो कारतूस जो पैक्ड होता था, उसके बारे में ये अफवाह फैल गया कि ये सुअर और गाय के चर्बी से बना हुआ है। और सेना में जो भारतीय थे उनमें ज्यादा हिंदू और मुसलमान थे, और उन दोनों को ये शंका होने लगा कि इससे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। देखते देखते ये अफवाह एक बड़े व्यापक क्षेत्र में फैल गया, और जो भारतीय लोग सेना में थे वो विद्रोही बन गए। ये तात्कालिक कारण था। ये तमाम कारण इसके लिए उत्तरदायी था, जिसमें आग में घी जलाने का काम किया वो चर्बी वाला कारतूस। और ये तमाम कारणों से 1857 की क्रांति हुई। अब इसकी प्रकृति और परिणाम आगे देखेंगे। पहले हम लोग देख लें लुसेंट क्या क्या लिखता है 1857 की क्रांति के बारे में। तो सबसे पहले देख लीजिए कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को, कब, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे के द्वारा, ठीक है, विद्रोह किया जाता है। कहां? बैरकपुर, बंगाल में, ठीक है। और मंगल पांडे ने इस गाय की चर्बी मिले कारतूस के, गाय के चर्बी मिले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, और उनको इसका समर्थन जो भी भारतीय सैनिक थे उनका मिला। लेकिन मंगल पांडे के द्वारा जो विद्रोह किया गया, उस विद्रोह को दमित कर दिया गया, और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। याद रखना है, 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह किया, और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। इससे जो भारतीय सेना थी, जो अलग अलग जगह पर थे,
वो और भी आक्रोशित हुए और विधिवत रूप से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई 10 मई को। कब? 10 मई को। ये डेट याद रखेंगे जब भी पूछेगा कि 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई? 10 मई 1857 को। कहां से हुई? तो मेरठ से हुई। मेरठ, उत्तर प्रदेश। 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई? और ये 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा इस क्रांति की शुरुआत की गई। वो जो सैन्य टुकड़ी जिसने इस क्रांति की शुरुआत की वो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। तो ये तीनों बात पूछेगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 को। कहां से हुई? मेरठ से। किस सैनिक टुकड़ी के द्वारा किया गया? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। और उसके बाद ये क्रांति भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया और उन क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। इसको भी याद करना है। देखिए कहां कहां हुआ सिलसिलेवार ढंग से। दिल्ली में यह क्रांति 10 मई को मेरठ में और 11 और 12 मई को यह क्रांति कहां पहुंच गया? दिल्ली। और दिल्ली में इस क्रांति के नेता बहादुर शाह जफर को बनाया गया। हालांकि बहादुर शाह जफर जो थे वो नाम मात्र के थे। इस विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में बख्त खां कर रहे थे। कौन कर रहे थे? बख्त खां। लेकिन जब आपसे पूछे कि 1857 की संपूर्ण क्रांति का नेता किसको घोषित किया गया? बहादुर शाह जफर को। दिल्ली में इस क्रांति की शुरुआत कब हुई? 11 मई को। और इस दिल्ली के इस विद्रोह को दबाने का काम किया निकलसन एवं हडसन ने। दिल्ली के विद्रोह को कौन दमित किया? निकलसन एवं हडसन। और दिल्ली का यह विद्रोह 11 सितंबर 1857 को समाप्त कर दिया गया। 21 सितंबर। 11 और 12 मई को शुरू हुआ। 21 सितंबर 1857 को दिल्ली के विद्रोह को दबा दिया गया। उसके बाद कानपुर में विद्रोह हुआ और कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब और तात्या टोपे। तात्या टोपे गुरिल्ला युद्ध में माहिर व्यक्ति थे। गुरिल्ला युद्ध समझते हैं? घात लगा करके हमला करना। अब जैसे उधर से सैनिक टुकड़ी आ रहा है, पूरा गड्ढा कर दिया, ठीक है, और ऊपर से ऐसा बना दिया कि उसको पता ही नहीं चले कि इधर गड्ढा है, ठीक है। तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब और तात्या टोपे कर रहे थे। और कानपुर में विद्रोह कब हुआ? 5 जून को। 5 जून 1857 को। और कानपुर के विद्रोह को दमित करने का श्रेय कैंपबेल को जाता है। 6 सितंबर 1857 को कानपुर का विद्रोह दमित हो गया। तो दिल्ली हुआ 11 मई को, कानपुर हुआ 5 जून को। दिल्ली का नेता बहादुर शाह और सैन्य नेतृत्व कर रहे थे बख्त खां। कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब और तात्या टोपे। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। कौन? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी? लखनऊ का। और लखनऊ में यह विद्रोह हुआ था 4 जून 1857 को। लखनऊ में देखिए 11 मई को दिल्ली में, 5 जून को कानपुर में और 4 जून को लखनऊ में। सबसे पहले कहाँ हुआ? मेरठ में 10 मई को। उसके बाद कहाँ हुआ? दिल्ली में 11 मई को। उसके बाद कहाँ हुआ? लखनऊ में 4 जून को। उसके बाद कहाँ हुआ? कानपुर में 5 जून को। ठीक है, सीक्वेंस में। और लखनऊ के विद्रोह को दमित किया कैंपबेल ने मार्च 1858 में। झांसी, जहां विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। और अंग्रेजों को जो सबसे ज्यादा कठिनाई आई वो 2 जगह आया। एक जगदीशपुर का, जहां बाबू वीर कुंवर सिंह
विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और दूसरा झांसी। और झांसी में विद्रोह शुरू हुआ जून 1857 में, और इस विद्रोह को दमित किया था ह्यूरोज ने, और 3 अप्रैल 1858 को झांसी का विद्रोह को दमित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इसी ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्या कहा है? वो युद्ध में अकेली मर्द थी, और हम लोग कविता क्या पढ़ते हैं? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली, और इलाहाबाद के विद्रोह को दमित किया कर्नल नील ने। देखिए 1 2 3, जिसका जिसका ये घेरे वो थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बाबू वीर कुंवर सिंह, और जगदीशपुर में विद्रोह की शुरुआत हुई अगस्त 1857 को, और जगदीशपुर का विद्रोह का दमन किया विलियम टेलर और विसेंट आयर ने 1858 में। इसके बाद बरेली, खान बहादुर खां 1857 में शुरू हुआ, 1858 में समाप्त हो गया। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला। इसके बाद फतेहपुर में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे अजीमुल्ला, और फतेहपुर के विद्रोह का दमन किया जनरल रेनार्ड ने। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, जगदीशपुर, बरेली, ठीक है, इस विद्रोह को आप अच्छे से याद रखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। देखिए तात्या टोपे जब नाना साहब कानपुर छोड़कर चले गए, निकल गए वहां से, तो तात्या टोपे कानपुर से कहाँ आ गया? झांसी पहुंच गया। और तात्या टोपे फिर रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने लगा। जो तात्या टोपे थे उनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। बहुत बार पूछता है तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे का। और 1857 ईस्वी के क्रांति के स्थानीय विद्रोही नेताओं में जो प्रसिद्ध थे, वो सतारा में जो विद्रोह हुआ, रंगा बापूजी गुप्ते, रंगा बापूजी गुप्ते। अब ये रंगा बापूजी गुप्ते कहाँ विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे? सतारा में। याद रखना है कहाँ कर रहे थे? सतारा में। हैदराबाद में यही से ही पूछेगा, हैदराबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे सोनाजी पंडित। हालांकि इसका बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो पश्चिम और दक्षिण में नहीं पड़ा, ठीक है। इसका केंद्र जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र रहा। हैदराबाद में सोनाजी पंडित, रंगाराव पांगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, और कर्नाटक में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे भीमराव मुंडरगी, छोटा सिंह, और कोल्हापुर में अन्नाजी फडणवीस, ठीक है। रंगाजी बापू सतारा, हैदराबाद में सोनाजी पंडित, कर्नाटक में भीमराव मुंडगी, कोल्हापुर में अन्नाजी फडणवीस, ठीक है। मद्रास में इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे गुलाम गौश। और ये चूंकि एक तरह से हिडन फैक्ट्स है और यहां से क्वेश्चन उठा लेगा, क्योंकि हम आप जब भी 1857 की क्रांति को याद करते हैं तो केवल इसी दायरे में याद करते हैं। और जब पूछ दिया कि 1857 की क्रांति का मद्रास में नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बस चारों खाने चित। यदि हैदराबाद में पूछ दिया तो सोनाजी पंडित, रंगाराव पांगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन। सतारा रंगा बापूजी गुप्ते, कोल्हापुर अन्नाजी फडणवीस, तात्या मोतित,
मद्रास गुलाम गौस, सुल्तान बख्श, चिगलपुट के अर्नागिरी कृष्णा, कोयम्बटूर के मुलबागल स्वामी, केरल के विजय कुदारत, कुंजी मामा, या कुंजी मामा भी थे, मुल्ला सलीकोंजी मरकार, गोवा में दीपू जी राणा, गोलकुंडा क्षेत्र में चिंता भूपति और उनके भतीजा सन्यासी भूपति। ये याद रखिएगा, गोलकुंडा में विद्रोह का नेतृत्व चिंता भूपति और सन्यासी भूपति कर रहे थे। गंजम में राधा कृष्ण दंडसेन तथा असम में दीवान मनीराम दत्त। ये पूछा है। असम में 1857 के क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मनीराम दत्त। जहां जहां सिंगल सिंगल हो वो जरूर थोड़ा याद रखिएगा, ध्यान पे। सतारा में रंगाजी बापू गुप्ते, असम में दीवान मनीराम दत्त। ये अब बाद में बताएंगे, चल रहा है, ठीक है। अब अगला ये हमारा खत्म हो गया। अब जो हमारा आगे का चैप्टर है वो क्या है? हाँ, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ अब महत्वपूर्ण तथ्य एक जगह लूसेंट में हम लोग देख लेंगे।